इतिहास की किताबें अक्सर राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की कहानियों से भरी होती हैं, लेकिन कभी-कभी इतिहास का रुख एक ऐसी ताकत मोड़ देती है जो न दिखती है, न जिसकी कोई सेना होती है। आज हम एक ऐसी ही लगभग भुलाई जा चुकी तबाही की कहानी में उतर रहे हैं, दुनिया की शायद पहली दर्ज की गई वैश्विक महामारी। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे 6ठी शताब्दी के उस दौर की, जब जस्टिनियन की महामारी ने दुनिया का नक्शा कह सकते हैं कि हमेशा के लिए बदल दिया। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है? देखिए, हमारे पास दो तरह के स्रोत हैं। एक तो हैं उस दौर के इतिहासकारों के लेख, जैसे प्रोकोपियस, जिन्होंने अपनी आंखों से उस खौफ को देखा था, और दूसरी तरफ है आज का आधुनिक विज्ञान। अच्छा, जैसे डीएनए जांच और ये सब। हाँ, जिसने डीएनए जांच के जरिए कई पुराने राज खोले हैं। तो हमारा मकसद है इन दोनों को जोड़कर ये समझना कि कैसे एक साम्राज्य जब अपनी ताकत के शिखर पर था, तब एक छोटे से बैक्टीरिया ने न सिर्फ करोड़ों लोगों की जान ली, बल्कि एक महान सम्राट के सबसे बड़े सपने को भी चकनाचूर कर दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस सुनहरे दौर से। तो बात है 6ठी शताब्दी की। बिजेंटियन साम्राज्य, जिसे हम पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहते हैं, अपनी पूरी कह सकते हैं शानो शौकत पर था। और सिंहासन पर थे सम्राट जस्टिनियन प्रथम। और ये कोई साधारण शासक नहीं थे, इनके सपने बहुत बड़े थे। बहुत बड़े। जस्टिनियन के दिमाग में एक बहुत साफ तस्वीर थी कि वो अपने साम्राज्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं। उनके 3 मुख्य लक्ष्य थे। पहला, वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के खोए हुए हिस्सों को वापस जीतना चाहते थे। मतलब रोम के उस पुराने गौरव को फिर से जिंदा करना। हाँ, जो पूरी तरह से बिखर चुका था। और उन्होंने इसमें काफी हद तक कामयाबी भी पाई थी, है ना? इटली और उत्तरी अफ्रीका के कई इलाके वापस जीते भी थे। हाँ, बिल्कुल। उनका दूसरा बड़ा काम था कानून व्यवस्था को सुधारना। उन्होंने जस्टिनियन कोड लागू किया। ये उस समय तक के बिखरे हुए रोमन कानूनों का एक तरह से संकलन था, जिसे एक व्यवस्थित रूप दिया गया। बिल्कुल। और इस कोड ने आने वाली कई सदियों तक पूरे यूरोप की कानूनी व्यवस्था पर अपनी छाप छोड़ी। और तीसरा, जो शायद सबसे मशहूर है, वो था भव्य निर्माण। उन्होंने राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल को दुनिया का सबसे शानदार शहर बना दिया। हागिया सोफिया। आज भी हम हागिया सोफिया की जो भव्य इमारत देखते हैं, वो उन्हीं के दौर की देन है। यानी हर तरफ तरक्की और विस्तार का माहौल था। एक मजबूत सेना, एक व्यवस्थित कानून, शानदार इमारतें और एक सम्राट जिसके पास एक विजन था। ऐसा लग रहा था कि बिजांटीन साम्राज्य को रोक पाना अब नामुमकिन है। तो सब कुछ इतना सही चल रहा था, साम्राज्य बढ़ रहा था, कानून बन रहे थे, शहर खूबसूरत हो रहे थे। फिर ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? मतलब ये तबाही आई कहाँ से? यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि तबाही की जड़ें साम्राज्य की अपनी ही सबसे बड़ी ताकत में छिपी थीं। अच्छा। उस समय के इतिहासकार प्रोकोपियस ने लिखा है कि इस बीमारी की शुरुआत मिस्र से हुई। आज हमें पता है कि यह ब्यूबोनिक प्लेग था, जो यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। मिस्र से? लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल तो मीलों दूर था। उस जमाने में मतलब बिना हवाई जहाज के कोई बीमारी इतनी तेजी से भूमध्य सागर पार करके यूरोप के दरवाजे तक कैसे पहुंच गई? साम्राज्य के अपने ही व्यापारिक जहाजों से। कमाल है, ये विडंबना ही है। बिजांटीन साम्राज्य अपनी विशाल आबादी और सेना का पेट भरने के लिए मिस्र से भारी मात्रा में अनाज मंगाता था। मिस्र उस समय साम्राज्य का ग्रेनरी यानी अन्न भंडार था। और उन्हीं जहाजों में अनाज के साथ कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ गए। ठीक है युवा, उन जहाजों में अनाज के बोरों के बीच चूहे भरे हुए थे और उन चूहों के शरीर पर चिपके हुए थे प्लेग फैलाने वाले पिस्सू। और वही असली वाहक थे। ये पिस्सू ही उस जानलेवा बैक्टीरिया के असली वाहक थे। तो जिन जहाजों में राजधानी के लिए जिंदगी देने वाला अनाज आ रहा था, उन्हीं में मौत का सामान भी छिपा हुआ था। मतलब साम्राज्य का जो विशाल व्यापार नेटवर्क था, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। और 541 ईसी में ये जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल के बंदरगाह पर पहुंचे और उनके साथ वो अदृश्य दुश्मन भी शहर में दाखिल हो गया। इसके बाद जो हुआ होगा उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। जो शहर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, वो कुछ ही हफ्तों में एक जीती जागती कब्रगाह बन गया। प्रोकोपियस इसके लक्षणों के बारे में बहुत भयानक बातें लिखते हैं। क्या लक्षण थे इसके? लोगों को अचानक तेज बुखार चढ़ता था, फिर शरीर में भयानक दर्द और कुछ ही घंटों में गर्दन, बगल या जांघों में बड़ी बड़ी दर्दनाक गांठें निकल आती थी, जिन्हें ब्यूबोस कहा जाता है। बिल्कुल। और इसका असर बहुत तेजी से होता था।
ज्यादातर लोगों की मौत संक्रमण के 2 से 3 दिन के अंदर ही हो जाती थी। कुछ लोग कोमा में चले जाते थे, कुछ को मतिभ्रम हो जाता था। बचने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। शहर पर इसका असर किसी बुरे सपने जैसा रहा होगा। आंकड़ों की बात करें तो वो तो होश उड़ा देने वाले हैं। कुछ स्रोत कहते हैं कि महामारी जब चरम पर थी तो शहर में हर दिन 5,000 लोग मर रहे थे। कुछ का तो कहना कि ये संख्या 10,000 तक पहुंच गई थी। 10,000 एक दिन में? हाँ, और कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि किसी किसी दिन शायद 20,000 लोग भी मरे। आप सोचकर देखिए, एक शहर जिसकी आबादी उस समय करीब 5 लाख थी, वो हर रोज अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खो रहा था। पूरी सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था ढह गई होगी। बिल्कुल। 10,000 लोग हर दिन, ये तो कल्पना से भी परे है। इसका मतलब शहर की पूरी व्यवस्था ही ठप हो गई होगी। लोग अपने रोजमर्रा के काम कैसे करते होंगे? मतलब दफनाने की जगह कहाँ से लाते होंगे? यही तो सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। शुरुआत में तो लोगों ने जैसे तैसे अंतिम संस्कार किया, लेकिन जल्द ही कब्रिस्तान भर गए। मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि लाशें सड़कों पर पड़ी रहने लगीं। प्रोकोपियस लिखते हैं कि शहर की हवा में मौत की एक अजीब सी गंध बस गई थी। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई डरा हुआ था। तो फिर उन लाशों का क्या किया गया? जब कोई चारा नहीं बचा तो लोगों में लाशों को समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो वापस आ जाती होंगी। हाँ, लहरें उन्हें वापस किनारे पर ले आती थी। आखिर में सरकार ने शहर की सुरक्षा के लिए बनी बड़ी बड़ी मीनारों यानी टावर्स के दरवाजे खुलवा दिए और लाशों को उनमें एक के ऊपर एक भरवाना शुरू कर दिया। मीनारों में? हाँ, छतें हटाकर ऊपर से लाशें फेंकी जाती थी। शहर के बाजार बंद हो गए, व्यापार रुक गया, सड़कें वीरान हो गईं। जो शहर कभी जिंदगी से गुलजार था, अब वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। इस पूरे हाहाकार और मायूसी के बीच एक ऐसी खबर आई होगी जिसने शायद पूरे साम्राज्य की सांसें रोक दी होंगी। खबर ये कि ये बीमारी महलों की ऊंची दीवारों को भी लांघ गई थी। हाँ, और ये इस कहानी का एक बड़ा निर्णायक मोड़ था। सम्राट जस्टिनियन, जो इस विशाल साम्राज्य का केंद्र था, वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गया। सम्राट खुद? जी, उसके शरीर पर भी प्लेग की वही भयानक गांठें निकल आईं और वो कई दिनों तक मरने की हालत में रहा। ये तो किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे बुरे सपने जैसा है। अगर सम्राट मर जाता तो क्या होता? क्या कोई उत्तराधिकारी तय था? नहीं, यही तो सबसे बड़ी चिंता थी। कोई उत्तराधिकारी तय नहीं था। साम्राज्य के दुश्मन सीमाओं पर मौके की ताक में थे और सबसे बड़ा डर था गृह युद्ध का। अच्छा। साम्राज्य के भीतर ही ताकतवर लोग सिंहासन के लिए लड़ना शुरू कर सकते थे। पूरी सल्तनत बिखरने की कगार पर आ गई थी। सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी पर पूरे साम्राज्य का भविष्य टिका हुआ था। लेकिन जस्टिनियन बच गया। हाँ, एक चमत्कार की तरह वो उस बीमारी से उभर गया। पूरे साम्राज्य ने राहत की सांस ली। लेकिन जब तक वो ठीक होकर वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तब तक साम्राज्य को एक ऐसा गहरा जख्म लग चुका था जो फिर कभी पूरी तरह से नहीं भर सका। सम्राट तो जिंदा बच गया था, पर शायद उसका सबसे बड़ा सपना वो हमेशा के लिए मर चुका था। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। इस महामारी के दूरगामी परिणाम क्या हुए? मौत के आंकड़े तो भयानक हैं ही, लेकिन इसने साम्राज्य की नींव को कैसे कमजोर किया? देखिए, इसका असर कई स्तरों पर हुआ। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। जब आपकी आधी आबादी ही खत्म हो जाए तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? लाखों किसान मर गए तो खेत बंजर हो गए। नतीजा हुआ अनाज की भारी कमी और अकाल। और व्यापार का क्या हुआ? जो बंदरगाह कभी गुलजार रहते थे, वो वीरान हो गए। व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया। सरकार को टैक्स देने वाले लोग ही नहीं बचे, तो शाही खजाना खाली हो गया और जो कुछ मजदूर या कारीगर बच गए थे, उनकी कमी हो गई। हाँ, तो मैंने आपकी मजदूरी कई गुना बढ़ा दी। यानी हर तरफ से आर्थिक संकट ने साम्राज्य को घेर लिया था। और समाज पर इसका क्या असर पड़ा होगा? लोगों की मानसिकता पर, उनके विश्वास पर? समाज में गहरा डर और निराशा बैठ गई। ज्यादातर लोग इसे ईश्वर का प्रकोप मान रहे थे, अपने पापों की सजा। चर्चों में भीड़ उमड़ने लगी। लोग दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां करने लगे। सामाजिक रिश्ते भी टूटे होंगे। बिल्कुल। डर इतना था कि लोग अपने बीमार परिवार वालों को भी छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा और सबसे स्थायी झटका साम्राज्य की सैन्य और राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को लगा। जस्टिनियन के उस बड़े सपने का क्या हुआ? वो सपना लगभग खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा झटका था। जस्टिनियन का जो महान सपना था कि वो खोए हुए रोमन साम्राज्य को फिर से एक करेगा, वो अधूरा रह गया। सेना की वजह से? हाँ, उसकी सेना की कमर टूट चुकी थी। लाखों सैनिक इस महामारी में मारे गए थे।
जो बचे थे वो लड़ने के काबिल नहीं थे और नए सैनिक भर्ती करने या युद्ध जारी रखने के लिए खजाने में पैसा ही नहीं था। यानी एक अदृश्य दुश्मन ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाई थी। बिल्कुल। इस महामारी के बाद बिजाइंटीन साम्राज्य कभी अपनी पुरानी ताकत हासिल नहीं कर सका। उसकी विस्तार की योजनाएं रुक गईं और उसे अपनी सीमाओं को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और इसका कोई और ऐतिहासिक परिणाम भी हुआ? हाँ, एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिणाम ये हुआ कि कुछ दशकों बाद जब मध्य पूर्व में इस्लामी ताकतों का उदय हुआ तो उनके सामने एक कमजोर हो चुका बिजाइंटीन साम्राज्य था। शायद अगर ये महामारी ना आई होती तो इतिहास की धारा कुछ और ही होती। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिसने इतिहासकारों को सदियों तक उलझाए रखा है। क्या ये वही प्लेग था जिसने लगभग 800 साल बाद 14वीं सदी में यूरोप में ब्लैक डेथ के नाम से तबाही मचाई थी? और इसका जवाब है हाँ। ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य उद्घाटन है। कई सालों तक ये सिर्फ एक अंदाजा था, लेकिन हाल के कुछ सालों में पुरातत्वविदों ने 6वीं शताब्दी की कब्रों से मिले कंकालों के दांतों से डीएनए सैंपल निकाले। अच्छा। और जब उस डीएनए का विश्लेषण किया गया तो ये साफ हो गया कि जस्टिनियन की महामारी और ब्लैक डेथ दोनों का जिम्मेदार एक ही बैक्टीरिया था, यर्सीनिया पेस्टिस। ये तो कमाल की जानकारी है। इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया कहीं 800 साल तक एक तरह से शांत बैठा रहा और फिर दोबारा और भी ज्यादा घातक रूप में वापस आया। हाँ, और एक और जरूरी बात जो हमें समझनी चाहिए, जस्टिनियन की महामारी कोई 1-2 साल की घटना नहीं थी। तो ये चलती रही। इसकी पहली और सबसे भयानक लहर 541-542 ईस्वी में आई, लेकिन इसके बाद ये महामारी लगभग 200 सालों तक हर 10-15 साल में छोटी बड़ी लहरों के रूप में वापस आती रही। 200 साल तक? जी, आखिरी लहरें तो 8वीं शताब्दी के मध्य तक दर्ज की गईं। इसका मतलब कई पीढ़ियों ने इस डर के साए में अपनी जिंदगी गुजारी। साम्राज्य को कभी ठीक से संभलने का मौका ही नहीं मिला। हर बार जब साम्राज्य थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करता, प्लेग की एक और लहर उसे वापस घुटनों पे ला देती। तो कुल मिलाकर देखें तो जस्टिनियन की महामारी सिर्फ एक बीमारी नहीं थी। ये एक ऐतिहासिक तूफान था जिसने उस समय की दुनिया को जड़ से हिला दिया। अब अगर हम कुल मौतों का अंदाजा लगाएं तो ये आंकड़ा कितना होगा? ये आंकड़ा लगभग 3 से 5 करोड़ के बीच है। 3 से 5 करोड़? और अगर हम इसे उस समय की कुल आबादी के अनुपात में देखें तो ये और भी ज्यादा डरावना लगता है। माना जाता है कि उस एक महामारी और उसकी लहरों ने दुनिया की लगभग 25 से 40% आबादी को खत्म कर दिया था। 25 से 40%? अकेले बिजांटिन साम्राज्य ने अपनी आधी आबादी खो दी थी। इसने एक महान साम्राज्य को उसकी ताकत के शिखर से उठाकर जमीन पर पटक दिया और इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। जो साम्राज्य पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना देख रहा था, वो अपनी सीमाओं को बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। ये घटना हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। क्या? कि इतिहास सिर्फ राजाओं, साम्राज्यों और उनके युद्धों से नहीं बनता। कभी-कभी एक छोटा सा अदृश्य सूक्ष्म जीव भी सभ्यताओं के भविष्य का फैसला कर सकता है। ये प्रकृति की उस ताकत का एक डरावना उदाहरण है जिसके सामने इंसान की बनाई बड़ी-बड़ी सल्तनतें भी कितनी बेबस हो सकती हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये महामारी न हुई होती तो क्या आज की दुनिया का नक्शा कुछ और होता? क्या यूरोप और मध्य पूर्व का इतिहास और शायद दुनिया के बड़े धर्मों का फैलाव भी कुछ अलग होता? ये सोचना ही अजीब है कि इतिहास की पूरी धारा को एक छोटे से बैक्टीरिया ने हमेशा के लिए बदल दिया।